हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप आप सब लोग फाइन होंगे, अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज़ मिसेस भावना धीमान एंड मैं बायोलॉजी टीच कर रही हूँ लास्ट 7 to 8 years से, जिसमें मैं अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की नीट की तैयारी बच्चों को कराती हूँ। तो बायोलॉजी जो है वो मेरा मेजर सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें कि ये जो आपका लेक्चर है या फिर आपकी एक छोटी सी वीडियो है वो मैंने क्यों बनाई है, वो मैंने आपके सिलेबस को डिस्कशन करने के लिए बनाई है। और आप सभी को पता है कि जो आपका ये LEO का एग्ज़ाम है, दैट इज़ पशुधन प्रसार अधिकारी, तो इसका आपको पता है वैकेंसीज आ चुका है और आपको पता है कि 2 महीने बाद इसका एग्ज़ाम भी है। तो उस एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जहाँ तक मैंने इस आपके सिलेबस को एनालाइज किया है, इस सिलेबस ज़्यादा आपका हार्ड नहीं है। जैसा कि पहले आप हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे थे, उससे काफ़ी इजी है। तो आपके लिए एक बेनिफिट ये रहेगा कि अगर थोड़ा सा टू द पॉइंट स्टडी करें और थोड़ा मेहनत करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस होगा। इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र में और सब एग्ज़ाम्स में। तो मैं बात करती हूँ बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आपके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे सिलेबस का अगर हम डिस्कशन करें तो आपके पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए जो सिलेबस रहेगा उसमें आपकी जो बायोलॉजी की टोटल यूनिट आएगी वो टोटल 10 यूनिट्स आएंगी। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, जोलॉजी एंड बॉटनी, जिसमें इन्होंने अलग अलग सिलेबस नहीं दिया है बॉटनी और जोलॉजी का। उन्होंने यूनिट के अंदर ही इंक्लूड करके बॉटनी और जोलॉजी को इंक्लूड करा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हो सबसे पहले हमारी यूनिट है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन मतलब कि आपके जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है और एवोल्यूशन यानी कि जो विकास है वो किस तरीके से हुआ है। तो जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें आपको पता है एवोल्यूशन में बहुत सारी थ्योरीज हैं। वो थ्योरीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, किस तरीके से पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है उसकी उत्पत्ति हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके डार्विन ने कौन कौन से इसके अंदर अपनी थ्योरीज दी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेमार्क ने कौन सी थ्योरीज दी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके अंदर क्या संशोधन हुआ है डार्विन की थ्योरी और लेमार्क की थ्योरी के अंदर, उसकी बात करेंगे। कुछ यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन के एवोल्यूशन की, यानी कि मानव के विकास की। मानव के अंदर जो भी विकास हुए हैं, जैसे पहले आदि मानव थे उनसे कौन से मानव बने हैं, कितनी ब्रेन की उनकी कैपेसिटी होती है, वो कैसे चलते थे, 4 पैरों पे चलते थे या 2 पैरों के ऊपर चलते थे, किस तरीके से हमारे अंदर अलग अलग तरीके से विकास हुआ है, हम इस ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी ये टॉपिक्स हैं, इसमें कोई ज़्यादा एडवांस नहीं हम लोगों को पढ़ना है, कुछ ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट स्टडी करनी है, टू द पॉइंट प्रैक्टिस करनी है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है तो सब कुछ चीज़ें इजी हो जाएंगी। अगर हम यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 में हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी मतलब जो आपकी कोशिका है, कोशिका विज्ञान की बात करेंगे। तो आपको पता है कि जो सेल बायोलॉजी है यानी कि जो कोशिका का विज्ञान है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनकी बात करेंगे। और इन प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो इनकी ऊपर की कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन होगी, इनकी जो सेल वॉल होगी उनके बारे में बात करेंगे। और साथ में सेल के अंदर जो आपकी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको कोशिकांग बोलते हैं, इन कोशिकांग में आपके आएंगे प्लास्टिड्स, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपकी गोल्जी बॉडीज, डिक्टियोसोम्स, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोशिकांग किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपकी सेल के अंदर और ये क्या क्या कार्य करते हैं, ये बात हम लोग करेंगे कोशिकांग के बारे में। न्यूक्लियस भी है, क्रोमोसोम्स भी हैं यानी कि केंद्रक भी है और आपके क्रोमोसोम्स भी हैं, गुणसूत्र भी हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सेल साइकिल की बात करेंगे। सेल साइकिल में आपका माइटोसिस एंड मियोसिस आएगा कि किस तरीके से माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है, किस तरीके से आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसको माइटोसिस बोलते हैं, मियोसिस किस तरीके से समसूत्री विभाजन होता है, तो ये सारा सेल साइकिल के अंदर आएगा।
आगे इसी के अंदर छोटा सा आपका टॉपिक है जो उसका सब टॉपिक है इस आपकी यूनिट नंबर 2 का, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। कि किस तरीके के आपके छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन्स, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपके लिपिड्स, वसा जिसको बोलते हैं, और उन सब का मेटाबॉलिज्म्स, आपके एंजाइम्स की बात करेंगे, एंजाइम्स की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं आपके, और न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स जो आपके डीएनए के अंदर आपको मिलते हैं उनकी बात हम सेल बायोलॉजी के अंदर यानी कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर करेंगे। अब बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 के अंदर जो आएगा वो आएगा बेटा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि किस तरीके से जो आपके जीव होते हैं उनके अंदर आपको विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं। किस तरीके से विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं कि आपका एक छोटा चींटी से लेकर के एक हाथी जितना ऑर्गेनिजम्स है, राइट। तो आपकी चींटी और जो आपका एक हाथी है, देखिए उसके साइज में कितना डिफरेंस है, और उनके जो अंग हैं वो किस तरीके से अंदर हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिट के अंदर हम बात करेंगे कि जितने भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो भी आपके फाइलम्स आते हैं आपने पढ़े होंगे उनकी बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स की, ठीक है, नॉमेनक्लेचर की, किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं स्पीशीज की, क्या हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन की आपकी। हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिजम्स की, इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिर्फ आपको पढ़ना है। वैसे तो हमारे बहुत सारे टाइप ऑफ किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी होता है आपका, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है। तो हम इसमें जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है वो सिर्फ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही दिया हुआ है। हम अलग अलग ग्रुप ऑफ प्लांट्स के, जैसे कि एल्गी हुआ, फंगाई हुआ, आपका ब्रायोफाइट्स हुआ, टेरिडोफाइट्स हुआ, जिम्नोस्पर्म्स हुआ, एंजियोस्पर्म्स हुआ, इन सब के हम फीचर्स की बात करेंगे, किस तरीके से इनके फीचर्स होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। एनिमल्स जैसे आपके नॉन कोर्डेटा होते हैं अप टू फाइलम, एंड कोर्डेटा होते हैं अप टू क्लासेस, इनकी बात करेंगे विद एग्जांपल्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उनके क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। एंड हम बात करेंगे वायरस, वायरोइड्स और बैक्टीरिया की, लाइकन्स की, इन सब की बात करेंगे हम लोग। बॉटनिकल गार्डन्स की बात करेंगे, हर्बेरिया की बात करेंगे, जूलॉजिकल पार्क्स की बात करेंगे, म्यूजियम की बात करेंगे। बोटानिकल गार्डन्स, हर्बेरिया, जूलॉजिकल पार्क्स एंड म्यूजियम आपको पता है, थोड़ा थोड़ा आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो इतना घबराने की जरूरत आपको नहीं है। बहुत इजी टॉपिक्स है, बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस इंग्लिश में दिया हुआ था तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज तो नो इश्यूज, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, दोनों में ही मीडियम रहने वाला है आपका, ये भी चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जिसमें हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो आपके एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं, उनके अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रही हैं। जैसे कि आपकी इसके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू सिस्टम मिलेगा, जैसे कि हमारे प्लांट्स के अंदर भी टिश्यूज होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी टिश्यूज होते हैं जिनको हम ऊतक बोलते हैं। तो एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर जो ऊतक होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से काम करते हैं। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्टेम, रूट, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर्स, यानी कि जो तना है, जड़ है, पत्तियां हैं और जो आपके पुष्प हैं, उन किस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से उनके अंदर की स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से बनावट होती है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे सीलोम एंड सेगमेंटेशन के एनिमल्स के अंदर, जो एनिमल्स के अंदर एक खाली जगह होती है बॉडी के अंदर, उसको सीलोम बोलते हैं। बॉडी जो होती है किसी भी एनिमल्स की, जैसे आप अर्थवर्म की बात करते हो तो अर्थवर्म के अंदर की जो बॉडी होती है वो उसके ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, तो हम उन सेगमेंट्स को सेगमेंटेशन बोलते हैं या सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। तो ये सीलोम एंड सेगमेंटेशन जो होता है वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सीलोम एंड सेगमेंटेशन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये किसके अंदर आता है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर आता है। आगे हम बात करेंगे, जैसे नीचे आप इन्होंने दे ही दिया है, ये मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शंस ऑफ वेरियस सिस्टम, अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग एंड द मैन। तो
मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़नी है, फंक्शंस पढ़ने हैं अर्थवर्म के, कॉकरोच के, फ्रॉग के और मैन के। राइट, इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आराम आराम से सिलेबस को पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 5 में आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी भी दो तरीके से होती है, जैसे कि आपकी प्लांट की फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अगर हम प्लांट की फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर प्लांट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि पानी किस तरीके से जड़ों से आपके लीव्स तक जाता है, या लीफ से जो बना हुआ खाना है वो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है प्लांट्स के, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं और किस तरीके से वो न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें, किस तरीके से आपके पौधे श्वसन में पार्ट करते हैं। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर किस तरीके से एक ग्रोथ होती है और उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। प्लांट्स के मूवमेंट्स की बात करेंगे। प्लांट्स मूवमेंट्स का मतलब होता है कि जो प्लांट्स हैं एक्सक्यूज मी, जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर तो नहीं चलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे कि सनफ्लावर की बात करें, सूरजमुखी की बात करें, तो सूरजमुखी में आप देखते हो कि सन की डायरेक्शन में ही ये जो आपका सूरजमुखी है वो सन की डायरेक्शन में ही चलता रहता है। तो वो प्लांट मूवमेंट की बात हो गई। सीड जर्मिनेशन, यानी कि किस तरीके से जो सीड है वो जर्मिनेट होता है। फोटोप्रियोडिज्म, फोटोप्रियोडिज्म का मतलब है कि किस तरीके से जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, वो प्रकाश की उपस्थिति में किस तरीके से डेवलप होते हैं। ये वर्नलाइजेशन, तो ये सब चीज़ों हमारी छोटे छोटे टर्म्स है, वो हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, किस तरीके से हमारे अंदर पोषण होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और किस तरीके से डाइजेशन होता है, उस खाने का डाइजेशन होकर के उसका अब्जॉर्प्शन होता है, और किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ब्रीदिंग और एक्सचेंजेस गैसेस का किस तरीके से होता है, हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से बॉडी फ्लूइड्स का सर्कुलेशन होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन होता है। हार्ट की जो वर्किंग है वो क्या कैसे होती है, हार्ट के अंदर साउंड्स होती है, लब और डब जिसको बात करते हैं, जो हार्ट यानी कि हृदय की जो ध्वनि होती है उसकी बात करते हैं, हृदय की ध्वनि लब और डब होती है। क्या कार्डियक साइकिल होता है, क्या कार्डियक चक्र होता है, किस तरीके से आपकी जो किडनी है वो काम करती है, किस तरीके से किडनी काम करती है और कितनी काम करती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। लोकोमोशन किस तरीके से बॉडी के अंदर होगा, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और वो बोन्स किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर लोकोमोशन मूवमेंट करती है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारी ब्रेन के बारे में बात करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, जैसे आई है, ईयर है, आपकी केमिकल सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो ये टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, इसमें बात करेंगे हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में जितने भी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें तो रिसेप्टर्स जो हैं वो आपकी आई है, ईयर है और केमिकल सेंस ऑर्गन्स है। तो ये तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की बात भी करेंगे और ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात भी करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन में हमारे दो तरीके के रिप्रोडक्शन आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और दूसरी बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि आपके जो प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स देते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो फ्लावर्स जो प्रोड्यूस करते हैं किस तरीके से फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और कितने टाइप के फ्लावर्स होते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। जैसे कि आपके एक फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। जैसे आपको पता ही है मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं और उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो इसके अंदर हम मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों की बात करेंगे और इसके अंदर ओव्यूल
की बात करेंगे। इसके बाद पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा, किस तरीके से पोलिनेशन होगा, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद की चीजें होंगी, एंडोस्पर्म्स, एम्ब्रियो, पार्थेनोकार्पी, पोलीएम्ब्रियोनी, एपिमिक्सिस, ये सब टर्म्स का डिस्कशन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसको भी बहुत इजी तरीके से पढ़ा जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन की बात हमने यहाँ पे किसकी की, प्लांट्स की। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से ओवम और स्पर्म्स बनते हैं, किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म होता है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और उस एम्ब्रियो का किस तरीके से यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, प्लेसेंटा बनता है, फिर किस तरीके से बेबी की डिलीवरी होती है जिसको पार्चुरेशन बोलते हैं, वो चीजें डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे, बर्थ कंट्रोल्स की बात करेंगे, क्या क्या मैथड्स हैं जिससे हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या मैथड्स हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, यानी कि ऐसी डिजीज जो कि क्या है, सेक्स करते हुए ट्रांसमिट होती है, उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। क्या एमनियोसेंटेंसेस होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ये सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा जाएगा। और ये जो यूनिट मैं आपको बता रही हूँ नंबर 6, दिस यूनिट नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू। तो ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 6, जिसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, फ्लावर्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। तो ये आपकी हुई यूनिट नंबर 6, राइट। तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़नी है, सिलेबस सारा ही इंपॉर्टेंट है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। यूनिट तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग बात करेंगे जीन्स की, राइट, डीएनए की, जेनेटिक मटेरियल की, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, जिसको हम आरएनए बोलते हैं, किस तरीके से डीएनए का एप्लीकेशन होता है, क्या जेनेटिक कोड्स होते हैं, क्या ट्रांसलेशन होता है, क्या ट्रांसक्रिप्शन होता है, किस तरीके से जीन का रेगुलेशन होता है। तो ये बात आ गई हमारी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो ये इजी टॉपिक है, ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। दूसरी हम जेनेटिक्स की बात करेंगे। जब भी जेनेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशंस, ठीक है। तो जब भी हम हेरिडिटी की और वेरिएशंस की बात करते हैं तो यानी कि जेनेटिक्स की बात आती है। और मेंडल्स ने जो 3 लॉज दिए थे उसकी हम बात करेंगे कि क्या लॉज दिए थे, किस तरीके से इसके अंदर कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे कि आपकी लिंकेज हुआ, आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है, किस तरीके से लिंकेज होता है, क्या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, कैसे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं, म्यूटेशन कैसे होते हैं, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, ये सब हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा और आप कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा ये बायोटेक्नोलॉजी हार्ड लगती होगी, बट ये बहुत इजी है, मैं आपको पढ़ाऊंगी तो और भी इजी करके हम लोग पढ़ेंगे, टू द पॉइंट, कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे, जो आपकी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आपके टूल्स यूज हो रहे हैं उनकी बात करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जीन लाइब्रेरी की बात करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो ही है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो आपका ब्लड सैंपल होता है या हेयर से जो डीएनए का सैंपल होता है उसको लेके हम लोग मैचिंग कराते हैं, ठीक है, और क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। बताऊंगी आपको सारी चीजें, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो हम ओवरव्यू कर रहे हैं सिलेबस का, बट हम लोग जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे। जीन लाइब्रेरी, क्लोनिंग, एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है वो कहाँ होता है, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, मेडिसिन में कैसे होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, HGP जिसको बोलते हैं, अलीजा, ठीक है, अलीजा एक टेस्ट होता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। अलीजा एक टेस्ट होता है, अलीजा जो होता है वो एंटीजन को देखने के लिए होता है बॉडी में। और
जैसे एड्स है, एड्स को डिटेक्ट करने के लिए भी ELISA होता है, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारी 3 यूनिट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 की, दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, राइट। तो जितनी भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जितनी डिजीज है, कुछ डिजीज ऐसी हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन से फैलती हैं। कुछ ऐसी डिजीज है जो कम्युनिकेशन से नहीं फैलती हैं, जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपकी कैंसर होती है, वो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 के अंदर। इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडीज़ की बात करेंगे, इम्यूनिटी की बात करेंगे। इम्यूनिटी आपकी 2 तरीके की होती है, उनकी बात करेंगे। ऑटो इम्यूनिटी की बात करेंगे। हम बात करेंगे रोल ऑफ स्टेम सेल्स इन द मेडिकल ट्रीटमेंट, ये भी मैं आपको तभी अच्छे तरीके से डिटेल में बताऊंगी। तो आगे बात करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इम्पॉर्टेंट है, कौन से एग्रीकल्चर में इम्पॉर्टेंट है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस लिए इम्पॉर्टेंट है। तो माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, माइक्रोब्स फूड में, माइक्रोब्स इंडस्ट्रीज में, माइक्रोब्स सीवेज ट्रीटमेंट्स में, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह किस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 8 के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले सेक्शन में। यूनिट नंबर 9 की बात करते हैं, तो चलिए, तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इकोलॉजी में आपको पता ही है कि सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसके अंदर होते हैं, जैसे कि आपका फूड चेन, फूड वेब, खाद्य जाल जिसको बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला जिसको बोलते हैं। इसके अंदर जितने भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है, जैसे कार्बन साइकिल्स हैं, ठीक है, वाटर साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर्स, पिरामिड्स की बात करते हैं, ठीक है। पिरामिड्स के अंदर आएंगे आपकी डेंसिटी, नेटालिटी, मोर्टालिटी, एज डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशो, ये सब इसके अंदर आएगा। यानी कि आपकी जो नेटालिटी है, मोर्टालिटी है, यानी कि मृत्यु दर है, जन्म दर है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। इंट्रैक्शंस की बात करेंगे बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपकी इंट्रैक्शंस होती हैं, म्यूचुअलिज्म, मेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम अलग अलग इकोसिस्टम की बात करेंगे, ग्रासलैंड की, पोंड की, फॉरेस्ट की, डेजर्ट की, माउंटेन की। हम लोग अलग अलग तरीके से बात करेंगे कंजर्वेशन की, कि इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि इन सीटू कंजर्वेशन होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, ठीक है। इनकी बात करेंगे। क्या हॉट स्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, उनकी बात करेंगे। बायोस्फीयर्स रिजर्व्स की, नेशनल पार्क्स की, सेंचुरीज की, रेड डेटा बुक की, ठीक है। अलग अलग तरीके की प्रोजेक्ट टाइगर्स होते हैं, तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपके रिजर्व्स होते हैं, अलग अलग तरीके के नेशनल पार्क्स होते हैं, अलग अलग तरीके की सेंचुरीज होती हैं, कहाँ पे सिचुएटेड हैं, कौन से एरिया में सिचुएटेड है, वो सब चीज़ें डिस्कस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंटल इशू की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल इशू में आपको पता है पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूटेंट्स के बारे में, किस तरीके का पॉल्यूशन होता है, जैसे लैंड पोल्यूशन है, आपका वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, किस तरीके की डिजीजेज होती हैं, क्या आपका सीवेज ट्रीटमेंट होता है, क्या सीवेज होता है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हो, ये सब चीज़ें हम लोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हो, इन्वायरमेंटल इशू के अंडर पढ़ेंगे। तब बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 10 की। यूनिट नंबर 10 की बात करते हैं तो इकोनॉमिक बॉटनी, जोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक बॉटनी की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक जोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स में होता क्या, इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर कि किस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या हमें इनसे मिलता है, जैसे हमें दालें मिलती हैं, हमें पल्सेस मिलती हैं, हमें इनसे फाइबर्स मिलती हैं, टिम्बर मिलता है, ऑयल, मसाले मिलते हैं, हमें इनसे बहुत सारी बायोफोर्टिफिकेशन होता है, इसमें सिंगल सेल प्रोटीन से मिलती है, प्लांट्स टिश्यू कल्चर, ये सब चीज़ें हम इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे। इकोनॉमिक जोलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपके जो एनिमल्स होते हैं या आपके इंसेक्ट्स होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपको सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलती है, रेशम के कीड़े से रेशम मिलता है, आपको लाख के कल्चर से आपको लाख मिलती है। पिस्सी कल्चर की बात करते हैं तो पिस्सी कल्चर में आप फिशेस की कल्चरिंग कराते हो, ठीक है। पोल्ट्री एंड पिगरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मल्टीपल एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, तो ये सब इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। बायोस्टैटिक्स की बात करें तो बायोस्टैटिक्स में आपका हम लोग मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, ठीक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, हो जाएगा।
तो इसमें हम डेटा की बात करेंगे, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं उसका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे, मीन, मीडियन, मोड, इन सब की बात करेंगे। राइट तो यहाँ पे हमारे कुछ 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है बट टफ नहीं है, सिलेबस इज ईजी, ठीक है। तो सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे 2 क्लासेस के अंतर्गत। तो एक आपकी मैं ज़ूलॉजी की क्लास स्टार्ट कर दूंगी और एक आपकी बॉटनी की स्टार्ट कर दूंगी, जिसमें हम लोग थोड़ा एक दिन में 2 क्लासेस लेकर के आपका जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए और आपको टेस्ट के लिए और आपके रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए। तो हम लोग यही चीज़ सोच के इस सिलेबस को के डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपकी से क्लास शुरू हो रही है तो उसमें आप सब लोग प्रेजेंट रहिए। जो भी आपको फर्दर आपकी क्वेश्चनिंग्स हैं और कुछ भी रिलेटेड आपको डाउट है तो आप तभी भी मुझे 13 को पूछ सकते हैं। मैं आपको एक इंट्रो सेशन ले लूँगी स्टार्टिंग में 15 मिनट्स का, जिसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हैं, एक इंट्रैक्शन हमारा हो जाएगा 15 मिनट के लिए, फिर हम अपनी क्लास शुरू कर देंगे। तो आपकी जो यूनिट 10 है वो आपकी जल्दी ही कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको अच्छे तरीके से रिवीजन का मौका भी मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो आप अपनी एक बारी सिलेबस की जो फोटो कॉपी है वो अपने पास रख लीजिएगा, 2 फोटो कॉपीज रख लीजिएगा, और अपनी जो भी आपके होते चले जाते हैं टॉपिक्स उनके ऊपर मार्क कर दीजिएगा और फोटो कॉपी अपने पास रखिएगा, जिससे आपको भी पता लग जाए कि किस तरीके से हमारा सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, क्या चीज़ें हमने कवर करनी है, कौन सा हमारा टॉपिक वीक है जिसके ऊपर हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको पता लग जाएगी। तो अपनी फ़ोटो कॉपी अपने पास निकाल के रखिए सिलेबस की, PDF हम लोग आपको शेयर कर देंगे सिलेबस की, और होप आपके पास ये होगा भी सिलेबस, राइट। तो मुझे लगता है आज के लिए ये इनफ है आपका, क्योंकि पूरा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और बाकी जो भी आपको डाउट्स होते रहेंगे आप पूछते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।